हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं न्यू बिगिन। आज हम लोग बात करेंगे एनपीओ के पार्ट 2 के बारे में। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको एक नंबर भी दिया था, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मुझे पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग मुझे एज अ बोल सकते हो, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। और मैं आप लोगों को ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि वो है, सबसे पहले आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स के बाद प्रॉब्लम जो अगर आपको आती है उनको लिख लीजिएगा एक रिटर्न फॉर्म में, एक अलग कॉपी में आप। ठीक है। और जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी मैं समझाने वाला हूं, आप नोट बाद में कीजिएगा, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल आप पहले समझने पे ध्यान कीजिए कि ये किस किस तरह से बताया जा रहा है। सिर्फ आप समझने पे फोकस कीजिए। नोट डाउन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिंक नहीं आ पा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका एज आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना बनाते हुए सॉरी हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये मैंने अलग से लिखा है आपको, क्योंकि बुक्स में भी ये बाद में बताया गया होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। किस लिए बताऊंगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं। फिर आपका फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स में ये तीन चीजें आपके इसके अंदर आती हैं: रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है। लेकिन जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हेल्प करता है ये कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इन सबको बनाने के लिए। एक तरह से ये वर्किंग नोट भी, कुछ लोग इसे बोल देते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग वर्किंग नोट है। ओके, वर्किंग नोट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये इसके सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर होते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में से ही आ जाता है। तो इसलिए मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप लोगों को पहले करा रहा हूं, अलग अलग तरीके से कराऊंगा कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी इशू ना हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हमें मतलब पता होना चाहिए कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। फंड इज द अमाउंट received or set aside a NPO for some specific purpose। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, द फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside। अब ये तो होगी थोड़ी अलग की ज्ञान की बातें, इसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए कि जाओ आप मिल्क ले आओ। ठीक है। तो आप उस 100 रुपीज का आप क्या करोगे भाई? शॉपकीपर को दोगे, मिल्क लोगे। ठीक है। तो आप को स्पेसिफिक रीजन दिया गया कि भाई जाओ ये काम कर कर आओ। बोला गया कि भाई दूध लेके आना इन पैसों का। क्या आप इससे कुछ भी बाहर खर्च कर सकते हो? जनरली ऐसा आप नहीं करोगे कि जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए हैं उस काम को ही पूरे करोगे। ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है।
फंड इज द अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर द सेम स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनपीओ को जो पैसे दिए जाते हैं वो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग के में आता है। द फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside। किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी पर्सन ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए कि आप एक बिल्डिंग बनवा लीजिए, ठीक है, तो जो ये 10 लाख रुपए हैं वो बिल्डिंग बनाने में ही खर्च करेगा, किसी और रीजन के लिए वो खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तक इतना ही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो फटाफट चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? द अमाउंट सो सेट असाइड इज क्रेडिट टू सेपरेट फंड अकाउंट। ये मैंने ऐसे इस वजह से लिखा है, ये अकाउंट डिनोट करता है। ये जो आप ब्लैक एंड रेड जो देख रहे हैं, अगर आप रेडेड पढ़ेंगे तो इसका आराम से मीनिंग समझ सकते हैं। ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं देखूं क्रेडिट सेपरेट अकाउंट, कौन सा सेपरेट अकाउंट? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का, तो हम बिल्डिंग का एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें यहां पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे कि आपको पता ही है क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ये होते हैं, तो हम इस साइड में लिख देंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, अभी हमारी एसेट्स नहीं बनी है, किसी ने हमें काम दिया है, लायबिलिटी खड़ी हो गई, भाई आप ये काम कीजिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्रेडिट साइड लिखा है। दैट इज सो ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे कि आप लोगों को पता है लायबिलिटी ये साइड होती है, असेट्स ये साइड होती है। ठीक है, अब इस साइड में हम लोग शो करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट साइड आता है, बिल्डिंग की क्रेडिट की वो आ रही है, क्रेडिट साइड की एंट्री हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो बैलेंस ये क्या हो जाएगा? सीडी, तो ये वाला बैलेंस आएगा। ठीक है, यहां पर, और ये क्रेडिट बैलेंस होगा, और फिर बैलेंस ओपनिंग करेंगे तो बीडी क्रेडिट साइड ही आएगा, तो हम लोग इस साइड में हम लोग उसको शो करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस और पेमेंट आउट ऑफ दिस फंड आर डेबिट टू द फंड अकाउंट। अगर कोई खर्चा किया गया, सपोज बिल्डिंग ली गई, तो उसका खर्चा हम लोग यहां डेबिट साइड में दिखाएंगे। कोई खर्चा किया गया, बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग के लिए कुछ चीजें खरीदी गई जो बिल्डिंग के लिए यूज की जाएंगी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी रिलेटेड टू बिल्डिंग फंड। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने बिल्डिंग फंड एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। द कंप्लीट अकाउंटिंग दैट इज डन इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जो इस तरह की सारी अकाउंटिंग होती है ना, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है। तो फटाफट चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, माफ कीजिएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। सबसे पहले भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी जर्नल एंट्री जरूर डाली जाती है। ये चीज आप लोगों को 11th में अच्छे से बता दिया गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले एंट्री क्या। ऑन रिसीव फंड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अगर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की है, और कंडीशन, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं भाई, जैसे कि आपने बिल्डिंग बनानी है, या फिर कोई कंडीशन रख दी कि आप इस पैसों को किस उस एनजीओ या फिर एनपीओ, मतलब जो भी एनपीओ संस्था है, उसमें इसी कार्य में यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से कंडीशन लग गई, वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली कैश, वो तो या तो कैश में होगा या फिर बैंक, या फिर येलो कलर आ गया, एक मिनट दोस्तों, पेन रेड होना चाहिए। ओके, बैंक,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल, यहाँ पीछे दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर इसकी एंट्री होगी दूसरी साइड में, यानी क्रेडिट साइड एंट्री होगी, तो हम लोग उसको स्पेसिफिक फंड को क्रेडिट कर देते हैं, बीइंग फंड और ग्रांट रिसीव्ड। ठीक है, दूसरी एंट्री की ओर बढ़ते हैं, परचेज ऑफ असेट्स एज पर स्पेसिफिक फंड रिस्ट्रिक्शन। अगर आपने कोई खर्चा किया या फिर असेट्स ली उन पैसों से जो आपको पैसे ऊपर यहां पर पहली एंट्री में जो दिए गए हैं, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस जो आपने किए उस अकाउंट के ऊपर या फिर उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो वहां पे ऊपर जिसके लिए आपको पैसे दिए गए हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है, तीसरी एंट्री की ओर, फंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। अगर भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई आप वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 10 लाख रुपए आपको मिले बिल्डिंग बनाने के, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग बन गई वो बन गई 9 लाख रुपए में। अब भाई 1 लाख रुपया बच गया, तो उसका आप क्या करोगे? ठीक है, उसका, इसको जरा हम लोग थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा, एक मिनट दोस्तों। चलिए, जैसे कि 10 लाख की बिल्डिंग और ये 9 लाख में बनके तैयार हुई, तो इन 9 लाख को, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, यहां पर आप इसको लाइबिलिटी में ट्रीट कर रहे थे, जब तक आप लोग लाइबिलिटी मान के चल रहे थे, ये हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन अब जब ये बनके तैयार हो जाती है, जिस स्पेसिफिक रीजन के लिए पैसा मिला था वो पर्पस हमारा पूरा हुआ, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल फंड में। कैसे होगा? स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। ठीक है, यानी कि यहां पे जैसे कि मैं एंट्री आपको करके बता देता हूं, एंट्री का मैंने एक सेपरेट एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, ज्यादा ठीक रहेगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। ये देखिए यहां पर, एनपीओ रिसीव ग्रांट फंड 5 लाख फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट, एनपीओ परचेस इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख। उनको 5 लाख रुपए दिए गए और उन्होंने बाद में 5 लाख के इक्विपमेंट खरीद लिए। क्या क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, भाई जब उनको पैसे रिसीव हुए 5 लाख टू इक्विपमेंट फंड। ठीक है, अब इक्विपमेंट खरीदे गए, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा गया है 5 लाख, बीइंग असेट परचेस। थर्ड एंट्री क्या होगी? इक्विपमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, क्योंकि हमने बीइंग, जब हम कैपिटल फंड को, सॉरी, जो हमारा स्पेसिफिक फंड था जो हमें किसी रीजन के लिए दिया गया था, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल फंड में। ठीक है, अब इसके अकाउंट भी देख लेते हैं फटाफट से। अब ट्रीटमेंट ऑफ अबाउ जनरल एंट्री इन एन अकाउंट, जो हमने पीछे एंट्री जो हम लोगों ने की उसका ट्रीटमेंट भी क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं इसके जो अकाउंट्स ट्रीटमेंट्स होंगे, जो कि अकाउंट्स की एंट्री क्या क्या होंगी। तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंड का एक अकाउंट बना देता हूँ एज ए रफली। लीजिए पर्टिकुलर रुपीज, जैसे कि यहाँ पर था इक्विपमेंट अकाउंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट फंड अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, तो इसमें बैंक अकाउंट होता नहीं है, लेकिन हम रिसीप्ट से
पेमेंट में एंट्री डालते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे एंट्री डाल देंगे, लेकिन नहीं है तो आप 5 लाख यहाँ पे डाल देंगे। दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट फंड। हाँ, मेरे साथ साथ आप दोहराते रहिएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप रखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, कितना, ठीक है, इक्विपमेंट फंड के नाम से अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरी एंट्री थी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप लोगों ने फिर इक्विपमेंट ले लिए, ठीक है, टू इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। फिर बैंक के थ्रू बाय बैंक या कैश, तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये आपका ये क्लोज हो गया, यहां पर ये इधर आपका ये क्लोज हो गया। अब तीसरी एंट्री थी, हाँ, इक्विपमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। तो जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे इक्विपमेंट फंड में, तो यहां पे आप 5 लाख रुपए की एंट्री आप लोग डाल देंगे। यहां पर इक्विपमेंट फंड और यहां पर इक्विपमेंट, क्योंकि अब वो इक्विपमेंट हमारी लाइब्रेरी असेट्स बन चुकी हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पहली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैलकुलेशन फॉर्मेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्राइस फंड। अगर चलिए पहले एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। प्राइस फंड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका स्कूल है, स्कूल में आप इस आपके स्कूल वालों ने 1 लाख रुपए का बजट बनाया हुआ है कि भाई हम लोग 1 लाख रुपए के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई पर्सन आया, उसने कहा कि ये 2 लाख रुपए हैं और आप कोई कंपटीशन कराइए और उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इन 2 लाख रुपए का उन्होंने क्या करा, उठा करके बैंक में डाल दिए, एफडी करवा दी। भाई 6 महीने बाद होने थे कंपटीशन, तो 6 महीने तक वो अपने अकाउंट में रख के एफडी करा दी। अब एफडी से क्या मिला, इंटरेस्ट, भाई वहां से ब्याज मिल गया। तो उस ब्याज का क्या करेंगे, उस ब्याज को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इनकम सपोज 5000 मिले, तो जो ये 2 लाख थे, 2 लाख में से 5,05,000 और मिल गए। यानी कि अगर आपके पास कोई फंड है और अगर आपने उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर यूज किया और वहां से इनकम जनरेट हुई, तो वो इनकम भी उस स्पेसिफिक फंड की ही होगी। ठीक है, और अगर एक्सपेंसेस हुए तो उसी फंड में से उसको डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर आपका कोई पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है सेम स्पेसिफिक फंड का, तो उसको ओपनिंग मान लेंगे। अगर किसी ने, अगर आपको कोई फंड, या फिर जैसे मैंने यहां पर प्राइस फंड का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कोई आपको पैसे देकर चला गया, तो आप उसके अंदर उसको ऐड ऑन कर लेंगे। अगर कहीं से आपने कहीं पर आपने उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया और वहां से इनकम जनरेट हुई, तो उसको भी हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। अदर डोनेशन प्राइस फंड, और अगर फिर भी और कहीं से भी और
पैसा आ गया या फिर उस डोनेशन मिल गया सेम उसी फंड के लिए, तो उसको भी हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। आगे चलते हैं। फिर इनका हम लोग टोटल निकाल लेंगे कि भाई हमारे पास जो था और जो मिला और जो इनकम जनरेट हुई या फिर और भी कहीं से आ गया, उसको भी हम लोग ऐड करके टोटल कर लेंगे। लेस फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इन द ईयर। अगर आपने कोई खर्चा किया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसमें से खर्चा होगा, है ना। शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर फिर भी कोई बैलेंस बचता है तो उस फंड को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसी के नाम से शो करते हैं। इसे लिखेंगे प्राइस फंड। कोई भी जो भी अमाउंट हमारे पास बचता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। इफ इन अ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इफ इन अ क्वेश्चन फंड इज लेस देन एक्सपेंसेस, द बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड बाय द फंड इज शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कई बार भाई ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे कि 10 लाख की बिल्डिंग थी, 12 लाख का खर्चा आ गया, 2 लाख रुपए, तो भाई ये 2 लाख रुपए कहां से लेकर आएंगे। इस 2 लाख रुपए को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जिनके अंदर हम एक तरह से रिसीट्स, जैसे कि इनकम हुई कुछ, जैसे कि इस तरह की कोई इनकम हुई, इनकम और एक्सपेंडिचर्स। अगर मैं अदर नेम से बोलूं पीएनएल अकाउंट, एक तरह से इसका उल्टा नाम पीएनएल है, लेकिन हम पीएनएल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एनपीओ का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम लोग यूज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको एक दो क्लास बाद बता दूंगा पूरा, तो ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो ये ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, जो 2 लाख ज्यादा खर्चा आया है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे एक्सपेंसेस साइड में, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी क्लब रिसीव फंड 5 लाख फॉर परचेज बिल्डिंग। एबीसी क्लब ने 5 लाख रुपए किसी ने इनको दिए फंड, सॉरी, बिल्डिंग बनाने के लिए, बट एबीसी क्लब इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट 10,000, and after the club purchase a building 4,50,000, calculate amount is shown in balance sheet of ABC club. Fund amount calculation. ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था ही नहीं। बिल्डिंग फंड रिसीव कितना मिला, 5 लाख। इंटरेस्ट जो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था वो कितना मिला, 10 लाख, 10,000। टोटल कितना हुआ, 5,10,000। बिल्डिंग खरीदने में अब खर्चा कितना हुआ इनका, 4.5 लाख। तो आपके पास ये थोड़ा नीचे हो गया है, मैं इसका अमाउंट यहां पे लिख रहा हूं, कितना, 60,000। ठीक है। आप कितना अमाउंट शो करेंगे कि बैलेंस शीट में, इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसे जो मैंने आपको अभी वाला एग्जांपल दिया, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंट्स में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आप क्या करोगे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वही पढ़कर आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था। तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट हुआ,
बाय बिल्डिंग बताओ, अगर आप लोगों का ध्यान सीधा सीधा यहीं पर जा रहा है तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्योंकि कुछ बच्चों ने गलती की थी, हमारे यहाँ पे बैच में उन्होंने सीधी एंट्री यहीं पे डाल दी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ये आप ये तो देखिए, क्योंकि मैं उनको एक ब्लैंक शीट देता हूं, आई मीन इस तरह का प्रिंट हुआ हुआ, वो उसके अंदर बस फिल करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले तो आपको मिला 5 लाख रुपया मिला, आप उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। फिर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया था 10,000, बिल्डिंग आपने 4.5 की ले ली, यही तो था ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग कुछ शो ही नहीं करेंगे, शो करते अगर ये 6 लाख की बिल्डिंग बैठ जाती, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं 5 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपए, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस बैठ जाते तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको शो करते, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है इनका? बैलेंस शीट में भाई तीसरी एंट्री में हम लोग फंड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फंड ट्रांसफर कर देते हैं, तो फंड हम लोग आप पे ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल फंड में। एक तो ये आपका 4.5 लाख आ गया, ठीक है। और जो यहाँ पे जो क्या नाम बैलेंस बचता है बाय, सॉरी इसका बैलेंस नहीं, अगर क्या नाम बिल्डिंग का बैलेंस होता तो वो यहाँ पे 60,000 आ रहा था। अभी इतना स्पेस नहीं है, मैं ऐसे ही इसको काम चला रहा हूं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर कैश कितना बचा है? 60,000 बचा हुआ है, बिल्डिंग आपके पास 4.5 लाख की, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं 5 लाख कर दूं तो, सॉरी 50,000 कर देना, 10,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 60,000, ठीक है। इन इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों का टोटल यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड पार्ट में, ज्यादा कुछ बनाना नहीं चाह रहा था इसमें, मैंने सिर्फ और सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिया। इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सब बचे हुए हैं, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, और भी छोटी मोटी चीजें बची हैं, उसको हम लोग अगले पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, कमेंट कीजिएगा कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी, और आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक से हमें खुद मोटिवेशन मिलेगी कि हम और इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।